नमस्कार, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं लेके आ गया हूँ बायोलॉजी के सुपर 50 एमसीक्यूज, जिनको पूरा एक तरफ से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप भी मेरे साथ सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपके कितने एमसीक्यूज सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता लग सके। और आपको बता दें कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कांस्टेबल हो, पटवारी, आपका एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो हर जगह आपको साइंस का जो वेटेज है 20 से 25% आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साइंस को हम पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे और कोई सी भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीवद्रव्य तंतु, कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका। तो देखिए कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका, ये तीनों पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। ठीक, ये तीनों पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब बात पादप कोशिका की ही की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो आपका हरित लवक, रिक्तिका, कोशिका भित्ति तो उपस्थित होते हैं, लेकिन जो जीवद्रव्य तंतु है ये वयस्क रंध्र में अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज ए राइट आंसर। ठीक, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा यह प्रभाव है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाइपरटोनिक विलयन, आइसोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन, अम्लीय विलयन। इन चारों में से राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि किस विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका फूलने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक विलयन। सी इज ए राइट आंसर। हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका को अगर रखा जाता है तो कोशिका फूलने लग जाती है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कवक, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, पैरामीशियम। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा जीव जो है एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो पैरामीशियम के बारे में आप सभी जानते हैं कि पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, तो पैरामीशियम इज राइट आंसर, बाकी सब ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो पैरामीशियम इज राइट आंसर, बाकी गलत हो जाएंगे आपकी। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो तीन यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जिनमें से देखना है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव के उदाहरण। ठीक है, तो यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने में समझ में आ रहा है कि यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, केवल तथा दो, ये तो नहीं होगा, केवल एक, केवल तीन नहीं होगा, केवल दो, केवल तीन नहीं होगा। यहाँ से हमें राइट आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम जो हैं ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो यहाँ पे हमने तीनों देखा था कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये सभी एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन जो हाइड्रा है ये आपका बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। ठीक, हाइड्रा जी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, बाकी सब तीनों एक कोशिकीय जीव हैं। आते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, तो ये गलत हुआ। मोनेरा जगत के जितने भी जंतु या पादप होते हैं ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी गलत हुआ, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के जितने भी प्राणी, जितने भी आपके पादप होते हैं ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो आपका प्रोटिस्टा जगत के जो भी प्राणी है ये आपका अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये सभी प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ठीक, तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो कवक जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, वाकई में सही है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण कवक नहीं करती है, ये सही हुआ। और कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये भी गलत हुआ। कवक में कोशिका भित्ति होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। ठीक, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है काइटिन की। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं सेवन क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंग्लोलूबियन किसकी नस्ल है। एंग्लोलूबियन किसकी नस्ल है। फर्स्ट ऑप्शन भेड़, बकरी, कुक्कुट, पशु। इन चारों में से राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि एंग्लोलूबियन किसकी नस्ल है। तो यहाँ पे आपका दादी जो एंग्लोलूबियन है ये बकरी की नस्ल है, तो बी इज इसका करेक्ट आंसर, बाकी आपके सब गलत हो जाएंगे। ठीक, आते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे बालू, कुकुरमुत्ता, ह्यूमस, कास्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृत पादपों पर के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, किस चीज़ के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमस।
ठीक, ह्यूमस इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूँकि यहाँ पे 99 टाइप हो गया, सॉरी। केकड़े यानी कि कार्प के कितने पैर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 12, 10, 8, 6। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि केकड़े के कितने पैर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। केकड़े के जो है 8 पैर होते हैं, करेक्ट आंसर इज सी। आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? तो देखिए स्पंज जो होता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कवक, जीवाश्म, पादप, पशु। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। स्पंज क्या होते हैं, जिन्होंने वर्गीकरण पढ़ा होगा तो ये प्रोटिस्टा, मोनेरा, स्पंज, ये सबको आपको पता होगा। तो स्पंज जो होते हैं दोस्तों, ये जीवाश्म होते हैं, ठीक है, जीवाश्म में पाए जाते हैं स्पंज। स्पंज का मतलब होता है जिनका आकार कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके होता है, जिन जंतुओं का, तो उसे हम स्पंज बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका केकड़ा, स्टारफिश, जोक, सिल्वरफिश। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। केकड़ा, स्टारफिश, जोक, सिल्वरफिश। स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वरफिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वरफिश। सिल्वरफिश के पास स्नायु तंत्र तो होता है परंतु इसके पास मस्तिष्क नहीं होता है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। सिल्वरफिश के पास स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो सिल्वरफिश है करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? फर्स्ट ऑप्शन कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़। इन चारों में से आप राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि ध्वनि को आंखों के रूप में जो प्रयोग करता है वह कौन सा प्राणी है? तो इसका राइट आंसर है आपका चमगादड़। चमगादड़ जो है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है, अपने शिकार को पकड़ने या फिर कोई घटना का पता लगाने के लिए चमगादड़ इस चीज़ का उपयोग करता है। तो 12वें का राइट आंसर डी। आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरसुरा यानी सार्क के 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरसुरा यानी कि सार्क में अलैंगिक कैप्सुलर किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन गुदपंख, अंशपंख, श्रेणीपंख, अधरपंख। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। नरसुरा यानी कि सार्क में अलैंगिक यानी कि क्लैप्सर किसके साथ जुड़े होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेणीपंख। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। तो सी इज करेक्ट आंसर, श्रेणीपंख। ठीक, आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा है। तो इन तीनों ऑप्शनों को देखेंगे तो सबसे बड़ा यौगिक कारक जो होता है पौधे, हरे पौधे। तो इसका आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, तो डी इज ए करेक्ट आंसर, 14वें का डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन चूहे, बंदर, बैक्टीरिया, बिल्ली। तो इन चारों में से आप राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? चूहा, बंदर, बिल्ली, बैक्टीरिया। ठीक, इसका राइट आंसर है आपका बिल्ली। बिल्ली में हार्मोन नहीं होते हैं। ठीक, तो बिल्ली में जो है हार्मोन नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी। आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाख बनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन कीट से, पेड़ से, बिल्ली से, एक कस्तूरी उंदूर से। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि लाख जो है बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका कीटों से। तो राइट आंसर आपका बी चूँकि ऊपर टाइप हो गया है, तो आपको नॉलेज पे जाना है। तो लाख जो है बनाई जाती है कीटों से, इसका राइट आंसर है बी। आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, ऊँट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन उसे पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन बसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में सेकेंड ऑप्शन है बसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। थर्ड ऑप्शन है उसके जठर के ल्यूमन की भित्तियों में जलकोष होता है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। उसे पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ये भी सही हो सकता है। ठीक, बसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, ये भी सही है। उसके जठर की ल्यूमन की भित्तियों में जलकोष होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक, तो डी इज इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज इसका करेक्ट आंसर। आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन क्रिकेटर है, कछुए की जाति है, घास जैसी कोई वनस्पति है। ओलिव पेड़ का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे तो क्रिकेटर ये तो हो ही नहीं सकता। जल्दी इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कछुए की जाति। जो ओलिव रिडले है एक कछुए की जाति है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर।
19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है, ऐसा कौन सा सांप है जिसमें विष नहीं पाया जाता। फर्स्ट ऑप्शन नाग, ड्रायोफिश, इलेपस, अजगर। इन चारों में से राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, इनमें से किस में विष रहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नाग, ड्रायोफिश, इलेपर, अजगर। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा अजगर। अजगर के बारे में आपने सुना होगा, इसमें विष नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अजगर। आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये एंटीबायोटिक नहीं होता। ठीक, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, तो ये सही होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक वही होता है कि कोई सूक्ष्म जीव होता है हमें अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने का मतलब रक्षा करता है, तो बी इसलिए सही होगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमें अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, तो यही कहलाता है हमारा एंटीबायोटिक। ठीक है, तो सी ऑप्शन है रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणु से रक्षा करता है, ये भी गलत हुआ, और रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है, ये भी गलत हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थिसम मत्स्य का है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका शार्क और ट्यूमा, शार्क और रे, स्किट्स और हिल्सा, रे और इल। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, कौन सा युग्म उपास्थिसम मत्स्य का है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, शार्क और रे। शार्क और रे जो एक युग्म है ये उपास्थिसम मत्स्य का है। ठीक, तो राइट आंसर आपका बी, शार्क और रे। आते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। स्तनपायी का वर्ग का मतलब ये होता है जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका शेर, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, चमगादड़। पेंगुइन की वैसे ही ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि जो पेंगुइन है ये स्तनपायी वर्ग से संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की वैसे ये भी ऑप्शन कट गया आपका। थर्ड ऑप्शन है आपका दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, व्हेल, कंगारू। तो यहाँ से पेंगुइन की वैसे ये कट गया ऑप्शन, और बचा डी व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। तो ये व्हेल जो स्तनपायी वर्ग से, चमगादड़ भी, कंगारू भी, दरियाई घोड़ा भी। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। तो इसका 22वें का डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन का कह रहा है किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। किसी पेड़ की सही आयु लगभग ज्ञात की जा सकती है शाखाओं को गिनती करके, पेड़ की ऊंचाई को मापकर, तने का व्यास मापकर, तने में बलियों की संख्या को गिनकर। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। किसी पेड़ की जो सही आयु है लगभग ज्ञात की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका तने में बलियों की संख्या को गिनकर। तो डी इज ए करेक्ट आंसर, इसका डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तने में बलियों की संख्या को गिनकर। आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल भी नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन तारामीन, स्पंज, जेलीफिश, रजत मीन। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका रजत मीन, डी इज ए करेक्ट आंसर, रजत मीन। देखिए मुझे थोड़ा सा ये पेन टैब यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट कर लूँगा धीरे धीरे। इसका राइट आंसर आपका डी, रजत मीन। आते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन चींटी, कछुआ, मधुमक्खी, तितली। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका केचुआ, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोर, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, ईमू। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पक्षी कौन है। तो आपका शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पक्षी है, तो सी इज अ राइट आंसर, शुतुरमुर्ग। आते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या अधिक होती है। मगर, सांप, रेमतस, उड्डयन स्तनपायी। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक पसलियों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांप। सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती हैं। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी कि सिल्वीकल्चर के साथ है। हिल्सा का संवर्धन, सिल्वर कार्प का संवर्धन, तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन, जंगली फसलें। इसका राइट आंसर आप क्लिक करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी कि सिल्वीकल्चर के साथ है। इसका राइट आंसर आपका डी, जंगली फसलें। जंगली फसलों का जो संबंध है ये वनवर्धन यानी कि सिल्वीकल्चर के साथ होता है। ठीक,
आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ। तो देखिए आपके मोर और शुतुरमुर्ग, कछुआ इन तीनों में दांतें नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए। बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि ठीक। आपका उल्लू, लहरिस, कौवा इनमें दांत पाए जाते हैं, लेकिन जो मोर और शुतुरमुर्ग, कछुआ है इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं, तो ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन का कह रहे हैं सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर जो दाब होता है वो कम हो जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। देखिए जो ऊँट होता है रेगिस्तान में चलता है तो इस पर आसानी से चल पाता है क्योंकि देखिए जो जैसे मान लीजिए रेत है और ऊँट का ऐसे पैर यहाँ पे रखा जाता है, तो जो ऊँट का जो पैर संपर्कत में जो रेत आती है वो बड़ी होने के कारण जो उसका दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका बी, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। सॉरी, ए इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। अगर यहीं पे अगर इतना आपका रेत है और यहीं पे अगर इतना आपका संपर्क में आ रहा है तो ये पाँव जो है धंस जाएगा, क्योंकि ऊँट का जो पाँव बड़ा होता है यानी कि जो उसका पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाने के कारण उस पर दाब कम हो जाता है। तो आपका ए इज राइट आंसर। आते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका बी, उभयचर। उभयचर में जो है आपका ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका उभयचर। उभयचर प्राणी वे कहलाते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मेढक। ठीक, उभयचर, तो इसका राइट आंसर आपका बी। आते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन अजगर यानी कि पाइथिन, आपका नागराज, रसल, प्रदाकु, कैरत। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि ऐसा कौन सा सर्प है जो अपनी त्वचा को, सुंदर त्वचा का वध किया जाने के लिए यानी कि संकटापन्न की जो जाति घोषित की गई है। इसका राइट आंसर आपका रसल, प्रदाकु। सी इज करेक्ट आंसर। 32वें का सी इज करेक्ट आंसर, रदर, प्रदाकु। ठीक, आते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है च्युइंगम बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन रेजिन से, टैनिन से, लेटेक्स से, गोंद से। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि च्युइंगम जो है बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका लेटेक्स से। च्युइंगम जो है लेटेक्स से बनाई जाती है, तो सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इलायची में, दालचीनी में, लौंग में, केसर में। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। देखिए इलायची जो होती है एक फल होता है, ठीक, दालचीनी भी एक फल होता है, और यहाँ पे आपका लौंग जो होता है ये एक फूल होता है। ठीक, तो सुखाई गई कलियों का जो प्रयोग है मसाले के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर। बाकी ये गलत हो जाएंगे आपके। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है स्तन पहियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तन पहियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका अतिरिक्त लवणों को निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से, ताप नियमन से, यौन आकर्षण से। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे स्तन पहियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ताप नियमन से। सी इज करेक्ट आंसर। तो 35वें का सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं। तो इसकी जो ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वही सही होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम विचार करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है कि आपका भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। जरूरी नहीं कि जिसमें भूसा हो वही ज़्यादा अधिक पोषक हो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, तो राइट आंसर इसका यही होगा कि साबुत जो अनाज है दालें अधिक पोषक होती हैं, तो इसकी सही हो जाएगा। बाकी इसको देखते हैं। संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो संसाधित है वही अन्न उत्पादों में अधिक पोषक तत्व हो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और नाश्ते में अन्न और पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि नाश्ता हमारा ज़्यादा जो है पोषक तत्व से बना हो, हम जैसा भी चाहें वैसे भी बना सकते हैं। तो आते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नियत तापी प्राणी है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका जो ताप है नियत होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका व्हेल, व्हेल शार्क, एलाइटीज,
ड्रैगो, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। निम्न में से कौन सा प्राणी है जो नियति तापी होते हैं, इसका राइट आंसर आपका व्हेल, व्हेल इज करेक्ट आंसर, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, तो व्हेल इज राइट आंसर, व्हेल का जो ताप है नियत होता है। 39वां क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम स्तनधारी है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम स्तनधारी यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है, हाथी, व्हेल, डायनासोर, गैंडा, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। हालांकि इसका सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है वो होता है व्हेल, जो कि एक जल में पाई जाती है, एक मछली है। ठीक, तो व्हेल इज करेक्ट आंसर, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो व्हेल इज करेक्ट आंसर। आते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन का कह रहा है साइरिक्स किसके वाक्य यंत्र हैं, शब्दिनी किसके वाक्य यंत्र हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। साइरिक्स किसके वाक्य यंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका पक्षी। पक्षी जो है आपके जो साइरिक्स है वो पक्षी के वाक्य यंत्र हैं, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 38वां क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन का कह रहा है जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का जो स्तर है मिलीग्राम पर लीटर में है, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। 4 से 6, 2 से 4, 8 से 10, 12 से 161, चूँकि ज़्यादा टाइप हो गया है तो इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए जो अपेक्षित अनुकूलतम जो ऑक्सीजन का स्तर है ये कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। तो आपने कबूतर भी देखे होंगे, तोता भी देखे होंगे, घरेलू गौरैया भी देखे होंगे, लेकिन गुंजन पक्षी शायद आपने नहीं देखा होगा, तो इसका राइट आंसर आपका गुंजन पक्षी, ये सबसे छोटा पक्षी होता है। गुंजन पक्षी जो करेक्ट आंसर। आते हैं 43वां क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन का कह रहा है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, रदनक, अग्रचवर्णक, दूसरा कुलक, चवर्णक, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि कौन सा दांत जो हाथी का गजदंत के रूप में बदलता है, इसका राइट आंसर आपका दूसरा कुलक। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाए आपका दूसरा कुलक, सी जे करेक्ट आंसर। आते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन का कह रहा है शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि निर्धारण, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि जो चमगादड़ और डॉल्फिन होती है ये अपने घटना यानी कि बाधाओं का पता लगाने के लिए फिर शिकार को पकड़ने के लिए किस परिघटना को प्रयोग में लाती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक, तो डी इज इसका करेक्ट आंसर, प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर, बाकी गलत हो जाएंगे आपके। आते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आभासी फल का एक उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन सेब, अमरूद, सेब, अमरूद, चूँकि यहाँ पे सेम ऑप्शन टाइप हो गए तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आम, चूँकि यहाँ पे आम लिख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिएगा आप टमाटर, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। आभासी फल का एक उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन सेब, अमरूद, आम, टमाटर, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। देखिए अब है तो इसका राइट आंसर जो आपका सेब, सेब एक आभासी फल का उदाहरण है क्योंकि इसके सभी भाग में बसा पाया जाता है। ठीक, तो ये ए इज करेक्ट आंसर सेब। ठीक, आते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन कह रहा है बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका, पुष्प समूह, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका कायिक कलिका, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, बंद गोभी का जो कायिक कलिका का जो भाग होता है इसी को हम खाते हैं। ठीक, 45वें का सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका एल्फाफा, चारा, बांस, लाइकेन, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जो बांस के बारे में जानते होंगे इसका राइट आंसर आपको दे लेंगे आसानी से। जो बांस होता है ये एक ना कि लकड़ी होता है और ना ही एक आपका पेड़ होता है। ठीक, तो जो बांस है ये घास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये घास कहलाता है। ठीक, सबसे ऊंचा और सबसे मोटा घास है ये बांस। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन का कह रहा है कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है, कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है, कपोत, सर्प, खरगोश, शार्क, इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। कोलुम्बा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जिन्हें पता होगा इसका राइट आंसर आप जल्दी कमेंट में कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका कपोत, ए इज ए करेक्ट आंसर। कपोत जो है कोलुम्बा लिविया का वैज्ञानिक नाम है। तो जो कपोत है इसका वैज्ञानिक नाम कोलुम्बा लिविया है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। अस्थियाँ किस में बलित होती हैं,
फर्स्ट ऑप्शन मछलियों में, उभयचरों में, सरीसृप में, पक्षियों में। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। अस्थियां किस में बलित होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी, पक्षियों में। अस्थियां जो हैं पक्षियों में बलित होती हैं, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का कह रहा है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि बिच्छू का जो विष है कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष जो है डंक पर होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं आज की क्लास के आखिरी और 50वें क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन का कह रहा है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, स्माइलेक्स, नेपेथस, आपका नीरियम। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि कौन सा पौधा जो है कीट भक्षी है, यानी कि कीटों को पकड़ता है। इसका राइट आंसर आपका सी, नेपेंस, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। बाकी आने वाली क्लासों में आपको बायोलॉजी, साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट की MCQs लेके आऊँगा। और अगली क्लास जो होगी MPGK की होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से इंप्रूवमेंट आपकी करवा सकूँ। तो मिलता हूँ अगली क्लास में। नमस्कार।